रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर ये आपके पास आउटपुट इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसके अंदर कोई बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मुझसे जो है ना, या फिर व्हाट्सएप पे चैट पे आप पूछ लें, या फिर ये कि इस पे इसके चैट पे पूछ लें, क्योंकि मुझे लगता है इसके स्पीकर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह पिछली दफ़ा प्रॉब्लम था इस दफ़ा भी इसकी आवाज़ नहीं सेट हो सकी है। अच्छा, ये कि ये अगर आउटपुट इक्वेशन हो गई और आपके पास दूसरी स्टेट इक्वेशंस है, ये सिस्टम इक्वेशन या स्टेट इक्वेशन आपके पास हो गई, तो स्टेट इक्वेशन कह लो। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या कि जी ये आपके पास जो है ना, असल में ये डब्ल्यूज जो है आपके पास, ये बेसिकली एक्स डॉट्स हैं। यहाँ पर ये नोटेशन है, बहुत सारी बुक्स में बहुत नोटेशन फॉलो किए जाते हैं। मतलब जिस तरह मैं इसको एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू लिखता हूँ, तो बहुत दफ़ा इसको बहुत बुक्स में एक्स डॉट इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी यू भी लिखा जाता है। डिफरेंट नोटेशन, लेकिन हम वी ऑल अंडरस्टैंड कि मतलब ये है कि इसका मतलब क्या बनता है। यहाँ पे इसने डब्ल्यू जो लिखा है, डब्ल्यू का यहाँ पे मतलब आपके पास डी एक्स बाई डी टी है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यू टी एंड टाइम। तो ये अगर आप गौर से देखें कि ये इससे रिलेट करता है, ये लीनियर सिस्टम की फॉर्म है और ये आपके पास एक बहुत जनरल फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सिस्टम के अंदर n स्टेट्स हैं, तो x इज एन एलिमेंट, x इज एन एलिमेंट ऑफ Rn के n स्टेट्स हैं सिस्टम के अंदर। इसके अंदर सिस्टम के अंदर p आउटपुट्स हैं, n स्टेट्स हैं, और इनपुट्स आपके पास u इज एन एलिमेंट ऑफ, अगर आप देखें u1 से आपके पास um है, तो u इज एन एलिमेंट ऑफ इमरान IT की। अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट। असल में तो ये कि यहाँ पर जो बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि u इज एन एलिमेंट ऑफ R M, आपके पास इसके अंदर m इनपुट्स हैं। तो अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो आपके पास अगर u1 से लेके आपके पास um तक हो गया, इसमें x1 से लेके xn स्टेट्स हो गई, और सिस्टम का जो आउटपुट है उसमें y1 से लेके yp तक आपके पास आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो ये इस नोटेशन का ऐसा मतलब बनता है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मेमोरी एलिमेंट्स, तो जो बात अभी मैंने पहले लिख दी थी कि आपके पास d बाई डी टी ऑफ एक्स टी इज डब्ल्यू टी, मतलब ये यहाँ पे इस बुक ने नोटेशन फॉलो किया है। जनरली ये नोटेशन फॉलो नहीं किया जाता, हमेशा जो है ना वो डायरेक्ट इसी तरह लिखा जाता है कि भाई d बाई डी टी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, हमेशा इस तरह लिखा जाता है। इस बुक में इसने इस तरह करके लिखा है, तो इट डजेंट मैटर। और ये आपके पास कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स है, दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, और ये आपके पास जो है ना ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के अंदर आपके पास जब हम लिखते हैं उसके अंदर, तो आपके पास एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स एन प्लस बी यू एन एंड वाई एन इज सी एक्स एन प्लस डी यू एन। तो फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम वी राइट लाइक दिस, ठीक है। जो शुरू में बात गुजर चुकी कि वी यूज लेप्लास हेयर एंड वी यूज द जेड ट्रांसफॉर्म हेयर। अच्छा, ये कि यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली, अच्छा ये बुक एप्लेविच की इसका नोटेशन डिफरेंट है थोड़ा सा, मतलब ये बाकी बुक से, लेकिन बुक्स में भी स्लाइटली वेरी करता है। मतलब जैसे क्योंकि मैं जैसे कंट्रोल्स नॉर्मल नाइस से पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर आपके पास जो नोटेशन है कि जी अगर एक्स टी आपके पास है डी बाई डी टी विच इज इक्वल टू एक्स डॉट टी, तो हम कहते हैं कि जी दिस इज एन इंटीग्रल साइन, मतलब हम ब्लॉक के अंदर एक इंटीग्रल शो करते हैं, एंड द आउटपुट इज एक्स टी, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं डेरिवेटिव, मतलब ये मेरे पास एक सिग्नल है, एक स्टेट वेरिएबल है एक्स डॉट, और ये अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो आई गेट एक्स टी, तो इस तरह करके मैं ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में प्लॉट कर दिया है, इट्स द सेम थिंग कि जी आपके पास यू हैव एक्स डॉट टी एंड व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू गेट एक्स वन टी, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास दिस ट्राइंगल, जिसको ऑप एम्प तो नहीं कह सकते, और इसने इसको कंटिन्यूस टाइम मेमोरी का है। बस कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि आपके पास दिस ब्लॉक इज एन इंटीग्रेशन ब्लॉक, ठीक है। हम उसको डिफरेंट तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको लेप्लास के प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि जी आपके पास
दिस इज x डॉट t एंड दिस इज xt, और वहां पे हमारे पास होता है s xs और द आउटपुट इज xs। ठीक है, तो ये आपके पास नीचे वाला is in Laplace and this one is in time। बहरहाल ये मतलब डायग्रामेटिक मतलब ये कि नोटेशंस हैं जो ब्लॉक डायग्राम्स में यूज होते हैं कि डेरिवेटिव्स और फिर ये कि इंटीग्रल्स, और मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ यूज होते हैं। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी कि जी दिस इज फ्रॉम नॉर्मन नाइस और दिस इज फ्रॉम एप्लेविच। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में क्योंकि आप देखेंगे नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके अंदर वो ब्लॉक डायग्राम को आपके पास दे विल ट्रीट इट लाइक अ डेरिवेटिव। वो कहेंगे जी x मेरा इनपुट है सिस्टम का और माय आउटपुट इज x डॉट t। ये भी पॉसिबल है, मतलब दे आर ऑल मैथमेटिकली सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह उसको काम मतलब ये कि शो कर रहे हैं अपने ब्लॉक्स को किस तरह बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम मेमोरी, तो जब हमारे पास क्योंकि ये जो सब मैंने बनाया ये सब कंटिन्यूस टाइम का था, और जो डिस्क्रीट टाइम के अंदर आपके पास क्या है, डिस्क्रीट टाइम के अंदर मतलब इस बुक के अंदर इसने क्या फॉलो किया है कि जी यू हैव एन इनपुट हेयर एंड यू हैव द आउटपुट देयर, और आपके पास ये टाइम एडवांस सिग्नल है। इफ आई डिले दिस, इफ दिस इज अ डिले लाइन, आई गेट x1t। x1t प्लस 1 को मैं डिले करूंगा, आई गेट x1t। इसी तरह xnt प्लस 1 को मैं डिले करूंगा, आई गेट xnt। ठीक है, तो ये आपके पास डिले का कॉन्सेप्ट है। जब बहुत सारी बुक्स के अंदर सिग्नल्स के अंदर वो आपके पास डिले का कॉन्सेप्ट इस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, यू हैव द सिग्नल xn एंड यू हैव z-1। z-1 इज फ्रॉम z ट्रांसफॉर्म। आप में से जो पढ़ चुके हैं z ट्रांसफॉर्म उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि आपके पास z-1 जिस तरह ये यहाँ पर 1/s एक लेप्लास आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है और रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रल, तो ये z-1 आपके पास ये z ट्रांसफॉर्म की आपके पास प्रॉपर्टी है, और दिस रिप्रेजेंट्स x एन -1। दिस इज अ डिले, कि जो भी सिग्नल आप देंगे तो आउटपुट पे आपके डिले के साथ आएगा। ठीक है, टैप डिले लाइन और वो सब, मतलब डीएसपीस के अंदर आप बहुत बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम, सो यू यूज दिस अ लॉट। ठीक है, तो ये बेसिक नोटेशन हो गई इसकी, मतलब दोनों असल में ये साथ साथ मतलब ये एप्लेविच जो है ना वो इसको डिस्कस करता है, कंटिन्यूस टाइम एंड द डिस्क्रीट टाइम। और ये आपके पास जेनेरिक, आपके पास दिस इज अ जनरलाइज्ड स्टेट स्पेस जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका। जनरलाइज का मतलब ये है कि बिकॉज दिस थिंग हियर this f can be linear or non-linear, not only f, g, ये आपके पास जितने फंक्शंस हैं, ठीक है, तो आपके पास ये नॉन लीनियर लीनियर हो सकते हैं, ये बहुत जेनेरिक डेफिनेशन है। लेकिन ये बात है कि जी आपके पास दिस इज ऑल कंटिन्यूस एंड दिस इज ऑल डिस्क्रीट। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक सी एग्जांपल के जी मतलब ये है कि इस तरह के सिस्टम्स, सम प्रोसेसेस आर इनहेरेंटली डिस्क्रीट टाइम सिंस द टाइम वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय काउंटिंग। मतलब ये कि उसमें डेसिमल्स नहीं हो सकते, मतलब ये है कि आपके पास वो फ्लोटिंग नंबर्स नहीं हो सकते, जैसे टेम्परेचर के अंदर और प्रेशर के अंदर, और आपके पास जो है मतलब डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपके पास जैसे हाइट है, आप टू एनी डेसिमल एक्यूरेसी आप उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन बात चीज़ें होती हैं कि वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास सिंस द टाइम वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड by counting, let x be the amount of money stored in a cashier's cash drawer before the drawer is opened for the tth time, and let qt be the net amount added at the tth opening। तो वो कहता है कि जो मैं ऐड कर रहा हूँ that is qt। ठीक है, और मेरे पास क्या है कि जी ओरिजिनल मेरे पास जो है ना वो सिस्टम के अंदर xt मौजूद है, और ये this is what is present, xt is what is present, I am adding this amount in the newly added in the new amount, जो मैं मतलब ये कि ड्रॉर के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, और ये कि दिस इज माय आउटपुट, और ये आउटपुट मेरे पास जाके दिस बिकम्स xt प्लस 1, और जब मैं अगली दफा ड्रॉर खोलूंगा तो आपके पास दिस वैल्यू विल बिकम xt। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो and let qt be the net amount added at the tth opening, so this is the amount added, this is the amount which is already present, and this is the new amount। तो वो कहता है कि जी आपके पास इज अ वेरी सिंपल सिस्टम, xt प्लस 1 इज इक्वल टू xt, what was the amount already present in the drawer and what is the newly added amount, you add these two together and you get the new amount, and when you open the drawer next time this is the amount already present in the drawer। तो इस तरह कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं you can model many systems, this is a very simple example। अब आप देखें this can be modeled as a state space, this can be modeled
यूजिंग स्टेट स्पेस मॉडलिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसका कोई कंट्रोल से, कोई मतलब ये इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बहुत सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम है और फिर आप इसको इससे एनालाइज कर सकते हैं और इस तरह से मतलब इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप मॉडल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आपको इन द मिडिल बिल्कुल कोई चीज़ पूछनी हो, यू आर मोर देन वेलकम कि जी आप मुझे चैट पे लिख दें या फिर आप जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो ये है कि मैं उस पर फिर आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर लीनियर मॉडल्स, अच्छा ये क्योंकि पहले जो बात गुजरी है, क्योंकि ये एक तरह से ये रेपिटेशन तो नहीं है, क्योंकि पहले जो बात गुजरी थी वो आपके पास दैट वाज जनरल केस। ये जो आपके पास गुजरा था दिस वाज अ जनरल केस। ये अगर पूरा जनरल केस, इसके अंदर देखें प्लस का साइन यूज नहीं हो रहा है, इसमें कॉमा यूज हो रहा है। कॉमा का मतलब ये है कि आपके पास इन सम कॉम्बिनेशन यू यूज एन एक्स आर द इनपुट टू द फंक्शन g1 और उसका आउटपुट आपके पास y1 आ रहा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम इसको अंडरस्टैंड इस तरह करेंगे, इंटरप्रेट इस तरह करेंगे, कोई प्लस का साइन नहीं आ रहा क्योंकि दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम। यहाँ पे तो वो जनरल बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज अ लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम के अंदर क्योंकि ये बात पिछली दफा मैंने आपको बताया x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, तो यहाँ पे दिस इज एन एडिशन साइन। और आपके पास यहाँ पे भी अगर मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ, लेट मी राइट द एलिमेंट्स। मैं एक बहुत बेसिक सा मैट्रिक्स लिखता हूँ a11 a12 और a21 a22 and this is x1 dot and x2 dot and this is x1 x2 plus b11। अच्छा, यहाँ पे नोटेशन उसने थोड़ा सा वैसे यूज किया है और लेट मी राइट दिस u2। ठीक है, और अगर ये b11 b12 b21 एंड b22, तो अब यहाँ पर x1 डॉट इज इक्वल टू a11। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैंने सिमेट्रिक मतलब ये है कि आपके पास ये सेम डायमेंशन के यूज किए, मतलब मेरे पास इनपुट जो है ना, अगर आप और से समझे, यहाँ पे मेरे पास इनपुट जो है ना वो u1 और u2 है और मेरे पास इसमें दो स्टेट्स हैं और इसके अंदर I'll assume I have two outputs। ठीक है, तो मैं इस तरह का सिस्टम कर रहा हूँ, मतलब आप सब इसको जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब टू n स्टेट्स और किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो लेकिन बस मैं नोटेशन ताकि आपको ये समझाऊं कि आपके पास हाउ दिस मैट्रिक्स इज बीइंग फॉर्म्ड। a11 x1 this is multiplied with this x1 and a12 with x2 plus a12 x2 plus b11 u1 plus b12 u2। तो अब और से देखें यहाँ पे कि दिस a11 a12 आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स और ये फर्स्ट आपके पास रो है, तो आपके पास a11 a12 a11 a1n आपके पास हो गया। ये आपके पास सारी स्टेट्स हो गई, तो यहाँ पे आपके पास x1 से लेके xn तक हो गया। ये प्लस साइन हो गया, फिर b11 b12 तो b11 b12 b1m हो गया। ये u1 से um आपके पास इसके इनपुट्स हैं। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है जो ये हम लिखते हैं, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। और ये उसकी मतलब ये कि एक्सपेंडेड फॉर्म है, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द नोटेशन। ये लीनियर सिस्टम, ये ध्यान में रखना कि नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम पहले नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे नाउ इट इज रिटन इन दिस फॉर्मेट। ये सारे मैट्रिसेस आपके पास बन गए, ए बी सी डी आपके मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस का साइज जो है वो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, ये साइजेस आपके पास ये आर्बिट्री साइजेस नहीं होते कि अपनी मर्जी से आप साइज डिटरमिन कर लें, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड द स्टेट्स। तो ये आपके पास साइजेस होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये रेड में मैंने हाईलाइट मतलब ये कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दी थी, जनरलाइज स्टेट स्पेस फॉर लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है बी सी और डी, ये आपके पास जो है अगर आप इसमें भी गौर से देखें उसने ये लिखे हुए हैं। बाद लोगों के लिए मतलब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज दीज टू सिस्टम्स आर डिफरेंट। लेट मी राइट दिस। अगर एक बंदा लिखता है xt प्लस 1 इज इक्वल टू axt प्लस b ut, ये दोनों डिफरेंट सिस्टम्स हैं। दीज टू सिस्टम्स आर टोटली डिफरेंट सिस्टम्स।
दिस इज LTV, लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम, एंड दिस इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे the parameters of the system which are contained in A, they are varying, they are time varying। जैसे आपके कोई भी सिस्टम है और ये कि उसके अंदर आपके पास उसके पैरामीटर्स हैं, दे आर चेंजिंग विद टाइम, व्हेन दे चेंज विद टाइम सिस्टम की डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाले सिस्टम के अंदर सिस्टम पैरामीटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिस्टम पैरामीटर्स चेंजेस विद टाइम। मतलब लेट सपोज मैं एक आपको बहुत एक मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम देता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ टू एनालाइज कि जी दिस इज टाइम एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, and the resistance of the circuit, let's suppose it has this relation with the passage of time the resistance of the circuit changes। अब उसके अंदर let's suppose अगर 4 रेजिस्टेंस हैं और 4 इंडक्टर्स हैं तो चारों की इंडक्टेंस चेंज हो रही है, चारों की जो है ना वो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। लेट्स सपोज कोई इस तरह का सर्किट है, तो दिस इज नॉट अ मतलब दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग LTI टेक्निक्स, जो हम आगे देखेंगे LTI टेक्निक्स। ये वाली सिस्टम्स हम नहीं सॉल्व कर सकते, ये LTV सिस्टम्स कहलाते हैं, लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम्स। तो ये कि LTI सिस्टम्स जो नीचे यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर A एंड B आर कांस्टेंट मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि जी मेरे पास सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही, सिस्टम के पैरामीटर्स जो हैं वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहे, और मैं उसमें जो है ना मतलब सारी की सारी अपनी जो है ना वो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग और अपनी सारी एजम्पशंस में अप्लाई कर सकता हूँ, रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ। मेरे रिजल्ट जो आएंगे वो मतलब ये रियलिस्टिक रिजल्ट के करीब होंगे जो सिमुलेशन रिजल्ट होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक सिंपल सर्किट, ये दिस इज एग्जांपल, जिस तरह पिछली एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी वो दैट वाज फ्रॉम नॉर्मन नाइस, तो ये वाली एग्जांपल जो है दिस इज फ्रॉम मैप्लोविच। और ये है कि यहाँ पे मतलब इसमें मैंने ऊपर लिख दिया दिस इज ट्राई इट योरसेल्फ, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम कि जी मेरे पास यहाँ पर ये सिस्टम है। वैसे एक दो बातें कुछ यहाँ पे कह देता हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हैं कि जी आई हैव एन इंडक्टर, आई हैव अ कैपेसिटर। तो मेरे पास ये है कि दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, आई हैव टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। तो ये कि मैं मिनिमम जो है ना आपके पास मिनिमम देयर आर टू स्टेट्स, दे शुड बी टू स्टेट्स, मिनिमम देयर शुड बी टू स्टेट्स इन द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स उसने लिए हैं और पता नहीं क्या लिए हैं इसने गालिबन जो है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा नहीं है। फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ फिगर 1.5 डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन 1.9 है एंड इक्वेशन 1.9b मैट्रिसेस A B C and D। अब ये आपके पास मैट्रिसेस हैं। अच्छा यहाँ पर ये इसने T जो लिखा है मतलब he can eliminate this T because these are all constant matrices। जब ये constant matrices आपके पास हैं तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। ये चारों मैट्रिसेस जो आपके पास हैं इससे हम सिस्टम को पूरा एनालाइज कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हाउ दिस इज फॉर्मुलेटेड, हाउ दिस स्टेट स्पेस मॉडल इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द सर्किट, ये आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। डायमेंशंस अगर आप कहें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और अगर आपको आप में सबको क्लियर है या मुझे प्राइवेट चैट पे लिख दें, अगर कोई एक भी लिख देगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल तो आई विल स्किप दिस स्लाइड, आई विल मूव ऑन। आप मुझे चैट पे लिख दें, कोई किसी को भी अगर क्लियर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन, अगर सबको क्लियर है तो आई विल स्किप दिस थिंग। आप लोग मुझे चैट पे लिख दें ये चीज। यहां पर आपके पास क्योंकि एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू है, और मेरे पास x belongs to Rn and y belongs to Rp। p डायमेंशनल स्टेट आपके पास p डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है, और u आपके पास बिलोंग्स टू Rm। तीन अलग वेक्टर स्पेसेस हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है तीन अलग आपके पास जो है ना वेक्टर स्पेसेस हैं। तो ये आपके पास क्योंकि x, तो दिस इज n क्रॉस 1, क्योंकि n से बिलोंग करता है तो ये भी n क्रॉस 1 होना लाजमी है। अच्छा ये है कि बाकी और यहाँ पे u आपके पास जो है दैट इज m क्रॉस 1। अच्छा ये मुझे पता है मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है कि आपके पास ये मैच करना लाजमी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दो एंट्रीज लाजमी जरूरी होनी, दे मस्ट बी सेम, और आपके पास ये दो एंट्रीज, और आंसर जो आएगा दैट शुड बी n क्रॉस 1 प्लस n क्रॉस 1। जब ये n क्रॉस 1 होगा दे विल ऐड टुगेदर एंड यू विल गेट एन n क्रॉस 1। मतलब मैट्रिक्स के अंदर 2 3 4 अगर आपके पास लिखा हुआ हो और मैं कहूँ कि इसको ऐड करो 1 + 2 के अंदर, यू कैन नॉट डू दिस एडिशन बिकॉज ये है कि दोनों का जो मतलब वेक्टर साइज है वो सेम नहीं है। तो ये कि आपके पास ये n+1 होना चाहिए और ये भी n+1 होना, n क्रॉस 1 होना चाहिए, n क्रॉस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे n क्रॉस 1 होने के लिए लाजमी है कि यहाँ पे जो मेरे पास एंट्री हो वो क्या मेरे पास एंट्री हो, क्योंकि इसको n होना जरूरी है। अगर ये n नहीं होगा तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्रॉस, और यहाँ पे n होना इसलिए लाजमी है क्योंकि मेरे पास जो मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है वो होता है n क्रॉस 1। इसलिए तो बी वाला जो एग्जाम्पल आपके पास है उसके अंदर भी आपके पास यही चीज है कि यहाँ पे मेरे पास इसको m होना लाजमी है क्योंकि देयर टू मस्ट बी सेम, और मेरे पास यहाँ पर दिस शुड बी n बिकॉज दिस इज n एंड दिस इज 1। तो ये b का डायमेंशन इज n क्रॉस m और a का डायरेक्शन n क्रॉस n है, डायमेंशन जो है। इस तरह करके हम डायमेंशन डिटरमिन करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे डायमेंशन आप और से देखें तो दिस इज n क्रॉस m और दिस इज n क्रॉस n। बाकी मतलब ये है कि c और d के भी आप डिटरमिन कर सकते हैं कि मतलब इसी मैथ्स को अप्लाई करके, ठीक है। नाउ दिस वन, दिस इज एन एग्जांपल, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स आर ऑफन ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम्स। और यहाँ पर उसने जो है ना ये इनपुट है, दिस इज द इनपुट टू द सिस्टम एंड दिस इज द आउटपुट। ये मेरे पास इस सिस्टम के अंदर 3 डिलेज हैं और मेरे पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिहाज से कोई बता सकता है ये मुझे कि आपके पास वैसे बहुत ही सिंपल चीज़ है कि इस सिस्टम के अंदर कितने पोल्स होंगे। मतलब अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो आप में से कोई मुझे बता सकता है, कोई व्हाट्सएप पे या चैट पे कोई भी लिख दे कि इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर मेरे पास पोल्स कितने होंगे। मैं एक एक से पूछ लेता हूँ और कुछ नहीं है, कोई पता नहीं आप मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ। मेरे पास एग्जांपल 12 जो मैं शो कर रहा हूँ, इस सिस्टम के अंदर कितने पोल्स होंगे, तो कौन बता सकता है आप में से? इसमें बहुत, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं तो 3 पोल्स होंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि कम से कम इट्स वेरी सिंपल। और ये आपके पास अगर इसको मैं मॉडल करूँ कि जी यू के आई हैव द इनपुट and then I have the delay and I got x1k. It means here the signal is what? x1k plus 1. तो यहां पर फिर ये मेरे पास फीड इन होता है दोबारा z, मतलब this is z minus 1, this is z minus 1, z minus 1, और ये आपके पास एक तीसरा डिले हो गया and then you get yk, x1k, x2k and x3k। यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को स्टैब्लिश किस तरह करेंगे, मतलब ये कि असल में इसको समझना है कि हमारे पास हाउ वी कैन राइट द इक्वेशंस। तो हमें ये बात समझ में आती है यहाँ पे कि x1k plus 1 is equal to uk, ये बात क्लियर है। और मेरे पास ये जो पॉइंट है which is the output, this is x1k which is equal to x2k plus 1। x2k plus 1 क्यों है? क्योंकि मेरे पास ये x2k है, तो ये जो मेरे पास इनपुट सिग्नल है, मेरे पास ये वाला जो इनपुट सिग्नल है, दिस इनपुट सिग्नल, दिस वन शुड बी x2k plus 1। तो x1k आपके पास बराबर है इसके x2k plus 1 is equal to x1k। इसी तरह आपके पास आगे आप चले तो इस लाइन पे what can you say about this line? This is x2k which is the same as x3k plus 1। आप लोग मुझे चैट
चैट विंडो पे उस पर लिख दें, क्योंकि मेरे इसके स्पीकर्स का थोड़ा इशू है इस लैपटॉप का। आई विल रीड योर मैसेज देयर। तो x2k हो गया एंड yk इज इक्वल टू x3k। अब मुझे स्टेट स्पेस में अगर इसको लिखना है, आप लोगों का अगर कोई बात कहनी हो तो आप जरूर चैट पे लिख दें या व्हाट्सएप विंडो पे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हो गया x। अब नाउ आई हैव टू राइट द स्टेट स्पेस, तो लेट मी फर्स्ट राइट इन द वेक्टर फॉर्म x k plus 1 is equal to a x k plus b u k and y k is equal to c एक्स के प्लस डी यू के। ये इसका वेक्टर नोटेशन है। और ये कि अगर मुझे इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर लिखना है तो आई विल राइट x1 k plus 1 is equal to x1k x2k x3k प्लस uk। तो x1k plus 1 आपके पास अगर गौर से देखें, x1k plus 1 वो सिर्फ uk पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ uk पे डिपेंड करता है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 0 0 0। उसकी डिपेंडेंस जो है ना अपने पर है ना किसी और स्टेट पर है। x1k plus 1 जो है ना वो बस इनपुट पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनपुट पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल उसकी ड्रॉ की एग्जांपल देखी थी कि उसमें जो आपके पास स्टेट थी वो डायरेक्टली डिपेंड करी थी इनपुट पे, तो इस तरह की एग्जांपल है। व्हाट इज x2k plus 1? व्हाट इज x2k plus 1? तो x2k plus 1 डिपेंड्स ऑन x1k, तो ये 1 हो गया 0 0 एंड दिस इज आल्सो 0। और x3k plus 1 x3k plus 1 डिपेंड्स ऑन x2k, तो x3k plus 1। तो अगर यहाँ पर क्या हो गया, x3k plus 1 डिपेंड्स ऑन x2, सिंपल। और मेरे पास जो आउटपुट इसका बना yk x1k x2k और x3k। तो yk आपके पास डिपेंड करता है 0 0 1, सिर्फ डिपेंड करता है ये थर्ड स्टेट पे। यहाँ पर yk इज इक्वल टू x3k प्लस 0 uk। इन मैट्रिसेस का फायदा क्या होता है, इन क्यों बनाते हैं? मतलब यहाँ पर मेरे पास दिस इज द कंप्लीट ए मैट्रिक्स, दिस इज ये पूरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास सी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास डी मैट्रिक्स है। इनका क्या फायदा होता है ये हम आगे देखेंगे कि जब हम इनके सोल्यूशन एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं कि जी लेट सपोज मुझे ये पता है कि जी मेरे पास सिस्टम में 5 स्टेट्स हैं, उनकी 5 की डिफरेंट वैल्यूज मुझे दे दी गई हैं, मुझे इनपुट बता दिया गया, फिर मुझसे कहा जाता है कि जी मुझे बताओ कि टाइम 40 आपके पास फलानी स्टेट का क्या हाल होगा या आउटपुट क्या होगा या सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये मैट्रिसेस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फॉर प्रेडिक्शन। मतलब ये कि जब मुझे प्रेडिक्ट करना होता है कि भाई क्या बनेगा मेरे सिस्टम के साथ, मतलब इसकी मॉडलिंग की ब्यूटी ये है कि भाई आई मॉडल इट, और ये कि जब इसकी मॉडलिंग कर ली तो आई कैन अप्लाई एनी इनपुट टू द सिस्टम और आई कैन हैव एनी स्टेट्स, और मैं सिमुलेशन पे पहले से डिटरमिन कर सकता हूँ कि मेरा सिस्टम जो है ना क्या होगा। मतलब अगर आप इसको ब्रॉड सेंस में सोचें कि दुनिया के अंदर अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं तो इसीलिए ये सारी की सारी उनको कंडीशंस दे दी जाती हैं, और ये है कि ताकि उनसे प्रेडिक्ट किया जाए कि जी मतलब आगे क्या होगा। मतलब ये कि अगर मैं अप्लाई करूंगा इनपुट्स, बहुत एक्चुअल सिस्टम इतने बड़े होते हैं, इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि मतलब वहाँ पे ये टेस्टिंग आप इस तरह नहीं कर सकते। तो मतलब इफ यू आर वेरी गुड मॉडल यू कैन रन सम वेरी गुड सिमुलेशंस, और वो सिमुलेशन जो है ना बहुत रियलिस्टिक उस वक्त हो सकती हैं उनके रिजल्ट्स जब आपके पास जो मॉडल है वो आपके पास फिजिकल रियल वर्ल्ड मॉडल से बहुत करीब होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि हम हाउ कैन वी डिराइव दीज मैट्रिसेस एज वेल। ये कोर्स के अंदर जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो अक्सर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, हम टाइम वेरिंग सिस्टम्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन डिटरमिन वेदर अ सिस्टम इज टाइम वेरिंग और नॉट। ठीक है, मतलब बास टेक्निक्स आपने अंडरग्रेड में पढ़ी होंगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक और बहुत ही कॉमन सेंस अप्रोच है कि जी किस तरह आप डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई ये वाला सिस्टम जो है ना टाइम वेरिंग है या नहीं है। अगर वो टाइम इनवेरिएंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कि वी कैन अप्लाई ऑल द थ्योरी ऑफ एलटीआई सिस्टम्स। लेकिन अगर वो टाइम वेरिंग है, मतलब अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो ये है कि फिर मतलब ये कि वो सारी एलटीआई की जो सारी अप्रोचेज हैं हम उनसे अप्लाई नहीं कर सकते।
तो द राइट हैंड साइड साइड 1.7 1.8 1.7 सर जी जी सर मुझे पूछना था, अभी जो आपने सिस्टम बताया था वो टाइम आप इनवेरिएंट कौन बात सिस्टम कर रहे था। हैं? सन्नान बात कर रहा हूं। सन्नान, हाँ सन्नान, तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर है, पता नहीं बाकियों की क्लियर नहीं है या पता नहीं क्यों, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मुझे क्लियर है। यहाँ पूछो। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने सिस्टम बताया था वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम था। एक सेकंड ठहरो। पे ये 24 इस पे, इससे पहले जो एग्जाम्पल जी ये एक वाली। ठहरो 23 पे चले गए, 22 पे, ये वाला कह रहे हो? नहीं नहीं, इससे अभी जो आपने 24 पे शायद बताया। 24 पे, एक सेकंड, तुम नहीं, तुम लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी जी विजिबल। हाँ नहीं, तो ये वाला टाइम वेरिंग थोड़ी है। टाइम वेरिंग का मतलब आपके पास ये होता है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ से। टाइम वेरिंग का मतलब ये होता है कि जी यहाँ पर कहीं पे बीच में जो है ना वो टी आ जाए, यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो कॉस्टी आ जाए। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, वो मैं मतलब ये सही कि सही, टाइम इनवेरिएंट क्लास में ठीक होते है। हैं तो मैं तुम लोगों को बहुत चीजें मैं लैपटॉप पे मतलब सिमुलेशन में दिखा सकता। टाइम वेरिंग का मतलब होता है कि जो तुम्हारे मेट्रिसेस है ना ए बी सी डी, इनके अंदर तुम्हारे पर टी, टाइम पे डिपेंड। मतलब यहाँ पे किसी जगह जो है ना, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है, दिस कंप्लीट मैट्रिक्स, दिस कंप्लीट मैट्रिक्स इज द ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स कांस्टेंट है अभी, ये टाइम वेरिंग नहीं है, ये टाइम इनवेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर और सिस्टम सर ये है ना वो वेरी नहीं कर रहे हैं। ये मतलब होता है यहाँ पे सनान। ठीक, और ये मेमोरी लेस है सिस्टम। नहीं, ये मेमोरी लेस नहीं है, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। मेमोरी लेस आपके पास बिल्कुल अलग चीज है, इसके अंदर मेमोरी है क्योंकि आपके पास ये चीज मौजूद है, डेरिवेटिव्स मौजूद है। अगर सिस्टम में डेरिवेटिव्स मौजूद हैं मतलब उनकी डिपेंडेंस है। बट देखो मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जी मैं कुछ होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम गौर से तुम देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहा है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक बात एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो ये चीज x2k+1 क्या है, ये इक्वेशन क्या है? x2k+1 वो कहता है, अगर तुम इसको और से समझो, 1 मल्टीप्लाई बाय x1k, बाकी तो सब जीरो है। तो इसका मतलब ये कि जो सेकंड हाँ स्टेट है, मतलब एट टाइम t+1, वो डिपेंड कर रही होती है आपके पास स्टेट नंबर 1 पर और पिछले टाइम पर। इसका मतलब है कोई ना कोई मेमोरी एलिमेंट मौजूद है जो होल्ड कर रहा है स्टेट्स को, वैल्यूज को। बात समझ में आई? जी सही तो ये मेमोरी का मतलब होता है हमारी, ये डायनेमिक सिस्टम है जो डायनेमिकल सिस्टम्स सही, कहलाते हैं। यानी मेमोरी है इसमें। इसमें मेमोरी है, डेरिवेटिव है इसके अंदर, तुम ठीक। देखो ना यहाँ पे, इसके अंदर जो है ना दिस इज डिफरेंस इक्वेशन x2k+1। आपके पास जो है, अगर इसके अंदर मेमोरी नहीं होती तो आपके पास इसके अंदर कोई डिपेंडेंस नहीं होती स्टेट्स में। मतलब ये कि ये नहीं हो सकता कि आपके पास स्टेट अपनी पास्ट वैल्यू पे कहीं डिपेंड कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। करंट वैल्यू पे ठीक। डिपेंड कर सकती है लेकिन पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर सकती है। मतलब ये हो नहीं सकता कि मतलब जिस तरह एक नॉर्मल तुम्हारे पास जो है ना लुकअप टेबल जैसे होता है, तो उसके अंदर आपके पास लुकअप टेबल के अंदर यू डोंट हैव एनी मेमोरी। मतलब ट्रूथ टेबल जो बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो आपने इनपुट दिया वो जाके मतलब वो मैचिंग करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। उसके अंदर मेमोरी थोड़ी होती है कि पिछली वाली इनपुट क्या थी या अगली वाली इनपुट क्या थी, ऐसा तो नहीं है। तो वो बात है, सही काउंटर है वो आपके पास, उसके अंदर मेमोरी होती है, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर मेमोरी होती है कि वो होल्ड करते हैं अपने पास कोई ना कोई डेटा को। बहुत सारे सिस्टम आपके पास नॉर्मल सिंपल एंड और लॉजिक आपके पास जो होती है उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है। तो अगर इनपुट देते हैं यू गेट द इंस्टेंटेनियस आउटपुट, मतलब आइडियल केस के अंदर, इन द आइडियल केस अब इनपुट देते हैं आउटपुट आ जाता है। वो डिपेंड नहीं करते कि जी पुरानी वाली इनपुट क्या थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। सही। ठीक है ठीक है। सन्नान? ठीक है, थैंक यू। आप में से और भी किसी को बात पूछनी है? सन्नान की आवाज तो मुझे काफी क्लियर थी, इस वजह से जो है ना मुझे उसकी आवाज आई। आप लोग जो है ना वो उस पर चैट पे लिख के, ये व्हाट्सएप पे भी अगर आप मैसेज रिकॉर्ड करा दें ग्रुप के अंदर, तो मैं ग्रुप में मैसेज अभी मतलब मैं सुन लूंगा और फिर आप लोगों को अभी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो वो चीजें अगर कोई ऐसे मतलब जिस तरह ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था जो कि सन्नान ने अच्छा वो पूछ लिया, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है आप पूछ लें इसके अंदर। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो टाइम, अच्छा 5 बजे मैं उठ जाऊंगा नमाज के लिए, नमाज का ब्रेक लूंगा। अच्छा ये मेरा सेक्रेटरी मुस्तकिल कॉल कर रहा है, जस्ट अ मिनट। तो ये है कि टाइम इनवेरिएंट मॉडल्स, यहाँ पे हमें जो वेरीफाई करना है वो ये है कि आपके पास कोई भी हमारे पास स्टेट स्पेस मॉडल गिवन है इस मतलब ये कि पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, तो क्या वो टाइम वेरिंग है या नहीं है। तो वो कहता है द राइट साइड्स और द राइट हैंड साइड ऑफ 1.7 and 1.8 आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ एक्स एंड यू। तो 1.7 1.8 आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो पहले गुजर चुकी हैं, लेट मी शो यू अगेन। वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, वो ये वाली इक्वेशंस, दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, वो कहते हैं टाइम वेरिंग, अगर वो टाइम इन वेरिएंट है ना तो ये वाला वेरिएबल नहीं होगा जिसे मैंने क्रॉस लगा रहा हूँ ना, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन टाइम।
टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम वेरिंग का मतलब है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि ये टी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1.7 1.8 हो गया। तो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव दिस टी वेरिएबल। इसमें मैंने जब भी आपको मैंने कहा कि एक दफा ये चीज दिखा दूंगा, और यहाँ पर वो कहता है the right hand side of 1.7 and 1.8 are expressed in terms of the entries of x and u। तो सीधी बात है x और u मतलब states और input पर डिपेंड करता है, which may vary with time but also possibly in terms of t। मतलब ये कि ये बहुत मतलब ये कि सेंटेंस जो है ना, you need to understand, मतलब my input is varying with time, this is not a time varying system। ये ध्यान में रखना, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़के इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड this is the state of the system which started at the initial condition was this, let's suppose this was 0.5 and it keep on rising and this converges to certain value, मतलब this is the trajectory of state x0। अब both the input and the state they are changing with time, इसका मतलब time varying system है। ये concept बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत concept है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सारी चीज ये है कि वो कहता है कि अगर आपके पास सिस्टम की स्टेट्स वो टी पे डिपेंड कर रही हैं, और आपके पास सिस्टम की स्टेट्स आपके पास मतलब सिस्टम के पैरामीटर्स जो है ना, एंड सिस्टम पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद टाइम, देन इट्स अ टाइम वेरिंग सिस्टम। वो आगे मैथमेटिकली बताएगा कि आप किसी इक्वेशन को देख के, किसी सिस्टम को देख के कैसे बताएंगे ये टाइम वेरिंग है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो बात, एंड बट ऑल्सो पॉसिबली इन टर्म्स ऑफ टी इंडिपेंडेंटली ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड यू। मतलब ये कि वो जो स्टेट है वो टी पे भी डिपेंड करता है, मतलब वो एक्स और यू पे तो डिपेंड कर ही रही है स्टेट वो, लेकिन टी पे भी डिपेंड कर रही है। ये टाइम वेरिंग सिस्टम है। इन फिगर 1.1 इफ at all instants t the values of the entries of the output and state update vectors can be computed from the instantaneous value of x and u alone, then the system is time invariant। मतलब when I don't need, मतलब ये तीन sentences का मतलब simple ये, when I don't need the value of time, if I don't need मतलब ये जो इसको मैं highlight कर रहा हूँ, ये मैं हाईलाइट इसको कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू में हाईलाइट किया, इफ आई डोंट वांट द टी वेरिएबल, मुझे टी का मालूम, मुझे जरूरत ही नहीं है कि टी की वैल्यू क्या है, then it's a time invariant system। thus if each of the right hand side is not an explicit function of t, then the equations are time invariant। अगर उसके अंदर t आ रहा है explicitly तो then it is time varying। ठीक है, उसने कहा कि what are the conditions, how can you test for time invariance। अंडरग्रेड में आप लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी होंगी, वो बेसिक अप्रोच होती है और इट्स लिटिल डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू टेस्ट फॉर टाइम इनवेरिएंस फर्स्ट एक्सप्रेस द मॉडल इन द फॉर्म ऑफ 1.7 और 1.8। मतलब सीधी बात है, वो कहता है कि यू रिप्रेजेंट द सिस्टम एज x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu और x k प्लस 1, बाद दफा मैं n यूज करता हूँ, बाद दफा k यूज करते हैं, इट्स द सेम थिंग, और a x k प्लस b u k। तो आइदर यू एक्सप्रेस लाइक दिस if it's a continuous time system or it's a discrete time system, आप इसको इस तरह एक्सप्रेस करें, then what you do, you take the partial derivatives, you take the partial derivative with respect to time। आपने partial derivative with respect to time लिया, it is this equation, partial derivative of f and g with respect to time। what is f and g, यहाँ पे जिसको मैं a और b कह रहा हूँ ना, वो आपके पास यहाँ पर f और g है। अक्सर वो लोग जो MIT के पढ़े हुए होते थे, वो लोग they use the notation f and g जनरली, मतलब जो मेरी नॉलेज है मैंने देखा है जो वहां पे दे यूज एफ एन जी। और बहरहाल ये कि आपके पास इस बुक के अंदर भी एफ और जी यूज किया है, ही माइट हैव सम रिलेशन विद एमआईटी, मतलब एप्लेविच। अच्छा, ये कि वो ये कहता है कि यू टेक द डेरिवेटिव, यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एंड दिस जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तो ये जीरो आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, टाइम कांस्टेंट है। अगर तो इसकी कुछ वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि आपके पास ये टाइम वेरिंग है और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और दोबारा बता देता हूँ ये क्या मतलब है कि जी अगर आपके पास यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, द फंक्शन एफ, द सिस्टम मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर तो उसकी कोई वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये है कि भाई सिस्टम मैट्रिक्स टाइम पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, इसका मतलब टाइम वेरिंग सिस्टम है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये है कि वो जीरो आ जाता है, जो जैसे हम अभी एग्जांपल में देखते हैं, अगर जीरो आ जाता है तो बात खत्म हो गई, इसका मतलब है कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर लेने हैं एफ और जी के रिस्पेक्ट से। वी लुक एट एग्जांपल,
ये सब एप्लेविच में से, मतलब ये जितना भी चल रहा है आप उसको बुक से भी कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि पहले कुछ टॉपिक्स है वो बाज नॉर्मन नाइस के भी थे, ये भी अक्सर जो चीज़ मटेरियल यहाँ पे ये एप्लेविच का है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास एक सिस्टम है, उसने कहा कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2tx, ठीक है। आई हैव दिस सिस्टम, तो x डॉट इज इक्वल टू 2tx। आप लोगों को येलो कलर विजिबल है, क्योंकि बाज़ दफा वो बोर्ड पे तो मसला होता था, यहाँ पे आप लोगों को विजिबल है, आप लोग चैट विंडो में लिख दें विजिबल है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये कि आपके पास x डॉट इज इक्वल टू 2tx, अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पर आप बताएं कि ये टाइम वेरिंग है या नहीं, वी नीड टू डिटरमिन वेदर दिस सिस्टम इज टाइम वेरिंग और नॉट। अच्छा, बहुत सिंपल बात है, नजर आ रहा है सामने कि भाई t पर डिपेंडेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x is depending on the time t explicitly, तो इसका मतलब टाइम वेरिंग सिस्टम है, बट वी नीड टू प्रूव दिस यूजिंग द फॉर्मूला गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड। मतलब इसके अंदर यहाँ पर वो कहते हैं del f by del t of f should be 0, तो यहाँ करके देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, x डॉट इज इक्वल टू 2tx है, और अगर मैं इसको उस नोटेशन में लिखूं तो x डॉट इज इक्वल टू आपके पास let me write this, del f by del t of 2tx is 2x, which is this one. तो इसका मतलब है del by del t, since we can write since del by del t of f is not 0, therefore the system is time varying। ये बेसिक बात है। यहाँ पे अगर वो 0 आ जाता तो मेरे पास यहाँ पर क्या होता कि जी ये मेरे पास सिस्टम जो है ना वो टाइम इनवेरिएंट हो जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पर उसने एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, बट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जी बाद जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, उस चेंज ऑफ वेरिएबल्स की वजह से आपके पास एक टाइम वेरिंग सिस्टम, एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बन जाता है, ठीक है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जी आई हैव system a time varying system and I do change of variables, and what I get a time invariant system। मतलब this seems to be a strange concept, लेकिन इसके साथ मसला ये होता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस हैपेंस कि यहाँ पर तो ये एक लीनियर सिस्टम के तौर पर ट्रीट हो सकता है, बट द रिजल्टिंग सिस्टम आफ्टर द चेंज ऑफ वेरिएबल, द रिजल्टिंग सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम। तो हमने एक चीज को स्ट्रेटन आउट किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि किसी तरह हम लीनियर भी बना दें, हम टाइम इनवेरिएंट भी बना दें, टाइम इनवेरिएंट बना दें। यहाँ पर ये लीनियर था लेकिन टाइम इनवेरिएंट नहीं था पहले वाले केस के अंदर। इन दिस केस सेकंड वाले केस के अंदर आपके पास क्या होता है, सेकंड वाले केस के अंदर कि वो नॉन लीनियर हो जाता है लेकिन वो टाइम इनवेरिएंट हो जाता है। तो मतलब ये कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपने चेंज ऑफ वेरिएबल्स किया, बाज़ होगा, मतलब बाज़ केसेस में, बहुत स्पेसिफिक पेक्यूलर केसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास एक टाइम वेरिंग सिस्टम था, मैं चाहता था इसको टाइम इनवेरिएंट बना दूं बाय चेंजिंग ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वो कहता है आपने बना तो दिया, उसको टाइम वेरिंग को टाइम इनवेरिएंट बना दिया, लेकिन वो ओरिजिनल सिस्टम लीनियर था, अगला वाला सिस्टम नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, मतलब ये कि आप लोगों को जब तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, व्हाट आर द न्यू चॉइस ऑफ द वेरिएबल्स। उसने कहा मेरी नई चॉइस ये है, x1 को मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट्स में अज्यूम कर सकता हूँ, मैंने कहा जी मेरे पास एक x1 जो है आपके पास x हो गया और x2 मेरे पास आपके पास t हो गया। मैंने अज्यूम किया कि जी मेरे पास दो स्टेट्स हैं सिस्टम की, एक x है और एक मेरे पास t है, मैं अज्यूम कर सकता हूँ बिल्कुल। जब ये मेरे पास है तो वो कहता है कि जी मेरे पास सिस्टम क्या बना, सिस्टम क्या कैसे बनता है मेरे पास, जी व्हाट इज x1 डॉट, x1 डॉट आपके पास क्या बना, व्हाट इज x1 डॉट,
d by dt of x. And what is d by dt of x? एक वन। मिनट, कोई क्वेश्चन है? विजिबल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, मुझे लगा चैट चैट पे कोई कोई पूछ रहा था कुछ। ठीक है, तो मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स, मेरे पास वो ये लिखा हुआ है असल में, दिस इज 2 x2 x1, तो मैं x1 डॉट ये बन गया मेरे पास, और मेरे पास x2 डॉट क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ t विच इज 1। तो मेरे पास अगर आप गौर से देखें कि x1 डॉट नया नया मेरे पास सिस्टम क्या बना, दिस इज माय न्यू सिस्टम, x1 डॉट एंड x2 डॉट 2 x2 x1 एंड दिस इज 1, माय न्यू सिस्टम। ये मेरे पास जो है ना, ये टाइम इनवेरिएंट है। क्यों टाइम इनवेरिएंट है? वेरी सिंपल, यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव del by del t of 2 x2 x1 which is 0, you take the partial derivative of this one, del by del t of 1 is 0. Hence my system is time invariant। लेकिन मसला यह है यहाँ पे, बट ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1 and x2, but due to the multiplication of x1 and x2, my system becomes non-linear। नमाज का बिल्कुल टाइम हो गया, आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन आफ्टर असर इंशाल्लाह। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल किया तो मेरा मतलब ओरिजिनल सिस्टम जो था उसके अंदर आप देखें, द सिस्टम वाज टाइम वेरिंग, क्योंकि डेरिवेटिव आगे पार्शियल डेरिवेटिव 0 नहीं था उसका 2x आ गया था। मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल्स किया हियर, दिस इज न्यू चॉइस ऑफ द स्टेट्स। उससे क्या हुआ, मेरा सिस्टम आपके पास टाइम इनवेरिएंट हो गया क्योंकि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गए, लेकिन मेरा सिस्टम नॉन लीनियर हो गया क्योंकि x1 x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वी विल कंटिन्यू दिस आफ्टर नमाज इंशाल्लाह। बस ये कि हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने अपने लेक्चर को, वेट अ मिनट, नॉट अपडेटिंग, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है, मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आप लोग अगर मुझसे पूछना चाहे तो पूछ लें। और मतलब ये है कि व्हाट्सएप पे भी अगर मतलब आप पूछना चाहें तो उस पे, या चैट पे जो है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगेन। कि हमारे पास ओरिजिनल जो सिस्टम है विच इज हाईलाइटेड इन येलो, ये आपके पास ओरिजिनल सिस्टम है, ये आपके पास लीनियर है, लेकिन ये आपके पास टाइम वेरिंग है। और दूसरा हमारे पास जो रिजल्टिंग सिस्टम, मतलब इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो बनाया, ये सिस्टम हमारे पास जो है ये नॉन लीनियर है, लेकिन ये टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने जो है ना, ये इससे असर से की नमाज से पहले ही मैं आपको समझा रहा था कि ये दो स्टेट्स अज्यूम की थी, x1 मैंने x ले लिया था, और x2 मतलब सेकंड स्टेट जो है वो t मैंने ले ली थी, और x1 डॉट मेरे पास जो है x, क्योंकि मुझे स्टेट स्पेस बनाना होता है तो स्टेट स्पेस के अंदर हमेशा मतलब डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो आई टेक दिस कि मेरे पास यहाँ पे ये x1 हो गया तो x1 डॉट हो गया, तो x1 डॉट आपके पास डी बाई डी टी ऑफ x हो गया, और डी बाई डी टी ऑफ x जो है वो आपके पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स येलो के अंदर हाईलाइटेड है, वो 2tx है, और वो 2tx मैंने यहाँ पे लिख दिया। t की वैल्यू मेरे पास, t की वैल्यू x1 है, तो मेरे पास x2 है, तो यहाँ पर आ गई। और मेरे पास ये x की वैल्यू x1 है, तो यहाँ पे मेरे पास ये सिस्टम बन गया, और x2 डॉट मेरे पास द सेकंड वन x2 डॉट मेरे पास ये हो गया, तो x2 डॉट इज डी बाई डी टी ऑफ t विच इज 1, तो रिजल्टिंग सिस्टम मेरे पास ये बन गया। अच्छा, ये कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा एक मिनट, माय जूम कनेक्ट, अच्छा एक मिनट, मैंने देखा है माय जूम इज नॉट कनेक्टिंग, क्लास रीस्टार्ट हो गई है क्या? यस, नो, टेक शॉर्ट लीव,
524 ठीक है। मेरे हिसाब से ये व्हाट्सएप के मैसेज आप लोगों के मैं देख रहा था। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है। और ठीक है। अच्छा कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है। आई हैव टू प्रूव दैट माय ओरिजिनल सिस्टम इज लीनियर। मैंने ये तो आपको बता दिया। I also have to prove that the transformed system is non-linear। अच्छा मैंने क्या प्रूफ किया यहाँ पे? I have proved एक मिनट, ये पता नहीं TAZ कोई हैं और ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है। अगर ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो मैं इनको इंक्लूड कर लूँगा। मतलब ये कि ये वेटिंग में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आई हैव प्रूव्ड दैट ओरिजिनल सिस्टम इज टाइम वेरिंग। जो चीज मैं कर चुका हूं बता, आई हैव प्रूव्ड दैट ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। अच्छा ये यहाँ पे दो सवाल लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो। आई हैव टू प्रूव दैट माय ओरिजिनल सिस्टम इज लीनियर। दिस इज योर क्विज नंबर 1 और ये कि विच स्टार्ट्स नाउ, दैट इज स्टार्ट टाइम आपके पास हो गया 5:30 और यू हैव टू सबमिट बाय 5:40। आप पेज पे इसको सॉल्व करें और फिर उसका जो है ना इमेज लेके मुझे प्राइवेट विंडो में व्हाट्सएप कर दें। तो दिस इज द फिनिश टाइम 5:40। तो ये कि द क्वेश्चन इज आई हैव टू प्रूव दैट माय ओरिजिनल सिस्टम इज लीनियर। तो ओरिजिनल सिस्टम मेरे पास जो है दैट इज d/dt of xt is 2tx। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि d/dt of xt is 2txt। ठीक है, मतलब ये कि यू कैन एलिमिनेट दिस, जो t का आपके पास है कि ये मेरे पास सिस्टम जो है ना, इसको प्रूव करना है कि ये मेरे पास लीनियर है। और द सेकंड थिंग व्हिच आई हैव टू प्रूव इज माय ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम। माय ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम आपके पास कौन सा हो गया? ये वाला सिस्टम हो गया। लेट मी कॉपी दिस कि दिस इज नॉन लीनियर। ये आपको प्रूव करना है। यू हैव 10 मिनट्स और आप इसको काम को करें और फिर जो है ना मुझे आप सबमिट करा दें, क्योंकि इस तरह के शॉर्ट क्विजेस तकरीबन मतलब इस कोर्स में हम लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, तो आई विल पॉज द वीडियो और आप इसके अंदर काम करें और आप मुझे 5:40 तक इसको सबमिट कर दें। तो आई एम सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो अच्छा आज के दिन मुझे लगता है कि वीडियो का साइज भी बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि बिकॉज देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स जो रिकॉर्डिंग में नहीं आ सके हैं बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक। अच्छा लीनियराइजेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे लीनियराइजेशन का? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स इन द रियल वर्ल्ड दे आर नॉन लीनियर सिस्टम्स। ठीक है, दे आर नॉन लीनियर सिस्टम्स। और हम क्या करते हैं? वी हैव अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड a plethora of tools, lots of tools, mathematical tools for analyzing linear systems, ताकि उसकी इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, उसकी मतलब ये है कि सारा का सारा एनालिसिस। So we have mathematical tools for analyzing linear systems, but most of the systems in the world they are non-linear. So what we do is that we linearize these systems. What we do is that we linearize. When we linearize these systems, they become linear. When they become linear, तो आपके पास ये सारे के सारे mathematical tools जो है ना, ये हम सब उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लीनियराइजेशन का मसला ये है
कि मैं आपको एक बहुत बेसिक सा डायग्राम बनाता हूँ विच इज नॉट अ वेरी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉन लीनियर सिस्टम। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लेट्स सपोज आई हैव अ नॉन लीनियर सिस्टम विच हैज अ बिहेवियर लाइक दिस। ठीक है, मैं ये करता हूं, सर प्लीज शेयर वन नोट फाइल विद अस। सन्नान वो ऑलरेडी शेयर मैं कर चुका हूं, गालिबन आप में से लोगों के पास है, स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि मैं जब मैंने ईमेल एड्रेसेस आपके डाले थे तो आप ऑनलाइन उसको व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, तो जिनका इंटरनेट स्पीड अच्छी है ना, तो वो मुस्तकिल अपडेट हो रहे होंगे। क्या ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग कोई मुझे वेरीफाई कर दे इसको। सर हो रहे हैं अपडेट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। जनरली क्योंकि मैं पहले भी जब पढ़ाता रहा हूँ तो मुस्तकिल मैं ये शेयर करता था आप लोगों के क्या बोलते ईमेल एड्रेसेस के साथ अपने नोट्स को, तो आप लोग जो है ना उसको व्यू कर सकते हैं। सनाना का कोई प्रॉब्लम है आपको बाद में दोबारा मैं उसमें शेयर कर दूंगा दोबारा। अच्छा, ये है कि पिछले हफ्ते असल में मैंने पूछा था और आप में से जिन्होंने मुझे जवाब दिया था उन सबको मैंने ऐड कर दिया था उसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जी मैं लीनियराइज करता हूँ इसको एट द ऑपरेटिंग पॉइंट। मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, लेट्स सपोज मेरा एक बॉयलर है, वो ऑपरेट कर रहा है जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं वहां पे उसको लीनियराइज करके अपनी सारी की सारी कंट्रोल्स स्कीम मैं उस ऑपरेटिंग पॉइंट पे अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज मेरा बॉयलर ऑपरेट कर रहा है, लेट्स सपोज जो है ना वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मैं वहां उसको लीनियराइज करूंगा। तो ये आपके पास डिफरेंट लेट्स सपोज ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं। दिस इज वन ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट नंबर 1। This is not, मैं again repeat कर दूं, this is not a true representation of a non-linear system, लेकिन just to explain the concept. This is second operating point, and let's suppose this is another operating point. These are all the operating points. ये आपके पास operating point number 3 है, ये सारे operating points है, ठीक है, 1, 2 और ये 3 आपके पास। तो let's suppose मेरा कंट्रोलर मैंने डिजाइन किया है, या मुझे जो काम करना है, मुझे सारे के सारे एनालिसिस करना है at operating point number 1 है। तो what I do is that I linearize around this point. Let's suppose for some other conditions I am working at this operating point, I linearize around this point. और अगर मैं let's suppose operating point number 3 पे, तो I linearize around that point. तो linearization of a non-linear system is around an operating point. ऐसा नहीं होता कि पूरे सिस्टम को आप linearize कर देते हैं, ठीक है। और linearization का कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप उस अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जब हम सिस्टम को linearize कर देते हैं तो हम उस पर सारी वो मैथ्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके कुछ आपके पास इश्यूज होते हैं लीनियराइजेशन के स्टेबिलिटी के लिहाज से। वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या इश्यूज होते हैं। मतलब क्या हमेशा लीनियराइजेशन इफेक्टिव होती है? ये बात केसेस में आप लीनियराइज करें तो इफेक्टिव होती है, बाद में इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब सबसे पहले 1950s में जब आपके पास बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ, क्या बोलते हैं, गेन स्केड्यूल PIDs पर, मतलब ये कि आपके पास सारे के सारे जो मतलब एविएशन इंडस्ट्री, उसके अंदर जो कंट्रोलर्स अप्लाई होते थे, तो उसके अंदर कि आपके पास, क्योंकि जब जहाज आपके पास टेक ऑफ करता है और आपके पास उसके डिफरेंट आपके पास ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं, तो आपके पास इट्स अ हाईली नॉन लीनियर सिस्टम। द ऑपरेटिंग पॉइंट चेंजेस ऑफ एन ऑफ एन एरोप्लेन, मतलब जो भी आपके पास जिस तरह का भी मतलब एक फ्लाइंग व्हीकल है, और ये कि जब उसके डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स उसको लीनियराइज करना पड़ता है। जब डिफरेंट पॉइंट पे लीनियराइज करते हैं, उसके डिफरेंट A मैट्रिसेस आते हैं, B मैट्रिसेस, C और D, सब मैट्रिसेस अलग होते हैं। जब वो अलग होते हैं तो हमारा एनालिसिस, पूरा मॉडल सब चेंज हो जाता है। जब मॉडल चेंज हो जाता है, सारी फिर आगे स्कीम्स भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारे पास वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अच्छा, मैं बार बार बीच में इसके रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग यू शुड स्टॉप मी एट एनी पॉइंट इन टाइम कि जी ये बात मुझे क्लियर नहीं है और आप दोबारा रिपीट कर दें। गिवन अ नॉन लीनियर सिस्टम। अच्छा, ये नोट्स एप्लेविच के नहीं है, ये कहीं और के हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया था इसलिए मैंने ये ऐड कर लिया। एप्लेविच में मुझे थोड़ा सा मतलब ये कि कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे। तो x डॉट इज इक्वल टू fxu, इट्स अ नॉन लीनियर सिस्टम, एंड y इज इक्वल टू hx। तो आपके पास ये वो आपके पास स्टेट इक्वेशन हो गई, द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज द आउटपुट इक्वेशन। f and h are two non-linear functions। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि x डॉट is a function of the states and the input, y is not dependent, मतलब y जो है ना वो इस तरह नहीं लिखा हुआ y is equal to h x u। जनरली हमारे यहाँ कंट्रोल्स के अंदर, जनरली मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। आई रिपीट अगेन, आउटपुट मेरे पास इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसने जब इसको y इक्वल टू hx लिखा है, तो ये रीजन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या कहते हैं, वी वांट टू फाइंड अ लोकल लीनियर मॉडल अराउंड एन ऑपरेटिंग पॉइंट। अब वो कहता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, द ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास इज x नॉट एंड u नॉट। तो दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ये ऑपरेटिंग पॉइंट मेरे पास है।
वो कहता है कि इस पॉइंट पे मुझे लीनियराइज करना है। तो मेरे पास अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे दिस इज माय सिस्टम, और मेरे पास वो ये कहता है कि जी दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट एंड लेट मी कॉल दैट दिस इज एक्स नॉट एंड यू नॉट। मुझे इस पॉइंट पे लीनियराइज करना है। जब इस पॉइंट पे लीनियराइज करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिस्टम को परटर्ब करना होता है। मैं थोड़ा सा उसको परटर्ब करता हूँ, और वो परटर्ब जो हमारे पास होता है वो हमारे पास, ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, क्या बोलते हैं, और ये हमारे पास डेल यू है। हमने अपने सिस्टम को परटर्ब किया कि इफ आई परटर्ब माय सिस्टम, इफ आई चेंज माय सिस्टम अ लिटिल बिट, मतलब उसके अंदर मैं थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आता हूँ, मेरे पास मैं सिस्टम में थोड़ी सी, मैं अपने ऑपरेटिंग पॉइंट से थोड़ा सा अगर मूव करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो मेरी स्टेट थोड़ा सा आपके पास जो है ना वो भी इट विल मूव। ठीक है, अब वो ये कहता है कि मैं इस पॉइंट के अराउंड में जो है ना, अराउंड द ऑपरेटिंग पॉइंट आई एम गोइंग टू लीनियराइज माय सिस्टम। अच्छा, ये मेरी असम्पशन हो गई कि मैंने परटर्ब किया सिस्टम को। द परटर्बेशन इज वेरी स्मॉल, मतलब अगर मैं इसको पहले व्यू को 100% करता हूँ, फिर मैं लेट सपोज मेरा ये ऑपरेटिंग पॉइंट, मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है 300%, तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि जी मेरे पास ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, तो मेरे पास ये ऑरेंज वाला है, ये ब्लू वाला जो रेडियस है यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि इतना छोटा है, ये मेरे पास डिफरेंशियल्स हैं, मतलब डिफरेंशियल मेरे पास ये डेल एक्स और मेरे पास ये डेल यू है। ठीक है, वो सर्किल जो मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास वो कहता है कि व्हाट आर द चेंजेस, मतलब ये कि इक्वेशन किस तरह, हाउ द इक्वेशन चेंजेस। वो कहता है यहाँ पे आई मेक दिस 100%, और डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, और let me continue here, del x dot is equal to x dot minus x naught dot. Since x naught is constant, therefore x naught dot is equal to 0. तो मेरे पास del x dot is equal to x dot, which comes all the way to here. ठीक है, तो del x dot is equal to x dot. What is x dot? मेरे पास x dot क्या है, तो मैं कहता हूँ जी x dot मेरे पास जो है ना वो तो ये था, x dot मेरे पास है fxu, बट नाउ x एंड u उनके जो वेरिएबल्स की असम्पशन है वो है x नॉट प्लस डेल x नॉट, और u आपके पास क्या है, और आपके पास u नॉट प्लस डेल u। तो ये आपके पास x डॉट हो गया, x डॉट इज इक्वल टू f x नॉट प्लस डेल x प्लस u, और मतलब आपके पास u नॉट प्लस डेल u। तो आपके पास आई गॉट दिस थिंग, डेल x डॉट इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, मैं लीनियराइज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लीनियराइज कर रहा हूँ अराउंड द ऑपरेटिंग पॉइंट इज x नॉट u नॉट। नाउ दिस इज द इक्वेशन व्हिच आई डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज, और नाउ इसको क्या करना है, मुझे टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करनी है यहाँ पे। ठीक है, आप में से मोस्टली ने, कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसने टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज ना पढ़ी हो अंडरग्रेड के अंदर। तो वी अप्लाई द टेलर एक्सपेंशन हियर। टेलर एक्सपेंशन आपके पास क्या है, ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, वी अप्लाई द टेलर सीरीज हियर। तो आपके पास एफ एक्स नॉट यू नॉट प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स एट द ऑपरेटिंग पॉइंट डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेल एक्स था, प्लस डेल एफ बाय डेल यू एक्स नॉट यू नॉट डेल यू प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। तो ये मेरे पास मैंने क्या किया, ये मेरे पास मैंने टेलर सीरीज अप्लाई की, एंड दिस इज डेल एक्स नॉट, मैंने टेलर सीरीज अप्लाई की, और सिंपल आपके पास क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड यू, तो मेरे पास डेल एफ बाय डेल एक्स भी होगा और डेल एफ बाय डेल यू भी होगा। ठीक है, एंड द हायर ऑर्डर टर्म्स। अच्छा, टेलर एक्सपेंशन जब मैं लीनियराइज कर रहा होता हूँ, वी ऑलवेज इग्नोर दीज हायर ऑर्डर टर्म्स, वी ऑलवेज इग्नोर दीज हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, मतलब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक और आपके पास ये चीज बनेंगी तो हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है, जो आउटपुट इक्वेशन है, y इज इक्वल टू h x नॉट प्लस डेल x,
इज इक्वल टू द फंक्शन, बिल्कुल क्योंकि टेलर सीरीज अप्लाई मैं कर रहा हूं, यहाँ पे भी आपके पास देखें यू गेट द फंक्शन वैल्यू, यू गेट द फंक्शन वैल्यू एट द ऑपरेटिंग पॉइंट प्लस, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल है, द फंक्शन डेल एच बाय डेल एक्स एट एक्स नॉट, और आपके पास ये डेल एक्स हो गया प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स जो हम इग्नोर करते हैं। तो मेरे पास जब मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन की है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की है ऑफ माय फंक्शन, तो मेरे पास, और मेरे पास ये असम्पशन है माय इनिशियल कंडीशंस आर 0, अगर वो नॉन जीरो होती है तो इतनी बहुत बड़ी डील नहीं होती, वी यूज द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और उसको जीरो करके और फिर हम ये लीनियराइजेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वो असाइनमेंट में किसी टाइम में मैं आपको दूंगा तो आप खुद बैठ के इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये कि मेरे पास यहां तक मैं आ गया और मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो ये इक्वेशन है, क्योंकि दिस गोज टू जीरो एंड दिस आल्सो गोज टू जीरो, ये दो चीजें जीरो हो गई, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरी असम्पशन थी तो ये दोनों जीरो हो गई। तो मेरे पास टर्म्स बची क्या हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई राइट हियर डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल एफ, चलो मेरे ये थोड़े ग्रीक क्या मसला है, वो ये डेरिवेटिव असल में पार्शियल डेरिवेटिव है और वो आपके पास चेंज है प्लस इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें, यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, यहां पर ये चीज इससे रिलेट करती है, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो a है वो मेरे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह मेरे पास जो B मैट्रिक्स है दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन से मुझे इस बात का पता चला। तो दूसरी बात है कि मेरे पास व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, मेरे जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल एक्स इट्स नॉट डेल एक्स, और यहां पर जैसे y इज इक्वल टू सी एक्स, और ये आपके पास जो है ना ये मैट्रिक्स इज दिस वन। तो मेरे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स आ गए, डी मैट्रिक्स अगर वो मेरे पास होता तो वो फिर कभी मैं आपसे क्विज में पूछ लूंगा या कि वो क्या होता अगर डी मैट्रिक्स भी होता मेरे पास तो वो क्या होता। बहरहाल ये मेरे पास ये बेसिक डेरिवेशन है कि ए बी सी मैट्रिसेस में डिराइव कर सकता हूँ फ्रॉम अ नॉन लीनियर फंक्शन और यूजिंग ऑल दिस मेथड, ठीक है। हम इस वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख दी, ये सब मैंने आपके सामने कि व्हाट इज ए बी सी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना मैं स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। आजान जी जी आपको कोई बात पूछनी है, पता नहीं आपका हैंड रेज हुआ है। सर मैं बंद करना भूल गया, सॉरी। सही सही ठीक है ठीक है। अच्छा ये कि अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है वी मूव ऑन। अच्छा नाउ ये जो मैट्रिसेस हमारे पास कहलाते हैं ना, ये मैट्रिसेस हमारे पास जैकोबियंस कहलाते हैं। दीज मैट्रिसेस ये हमारा कंप्यूटिंग द जैकोबियंस, जैकोबियंस हम किसको कहते हैं कि आपके पास ये जो पार्शियल डेरिवेटिव के पूरे मैट्रिसेस है ना ये सारे के सारे जैकोबियंस कहलाते हैं। अच्छा लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगेन कि जी मेरे पास एक सिस्टम है और ये मेरे पास सिस्टम के अंदर मेरे पास स्टेट्स जो है ना, स्टेट्स दे आर एन एलिमेंट ऑफ आर एन, और मेरे पास u जो है इनपुट है, मतलब मेरे पास n स्टेट्स हैं। इसका मतलब सिंपल ये बनता है और कुछ नहीं, ये मेरे पास इनपुट हो गया विच इज एन एलिमेंट ऑफ आर एम, और ये मेरे पास आउटपुट है विच इज एन एलिमेंट ऑफ आर पी।
तो मेरे पास P आउटपुट्स हैं, M इनपुट्स हैं, N स्टेट्स हैं, एक इस तरह का सिस्टम है मेरे पास। तो सारे के सारे मैट्रिसेस इसी लिहाज से बनेंगे, सारे के सारे मैट्रिसेस इस लिहाज से बनेंगे। आपके पास यहाँ पर F और H, अभी F और H का क्या मतलब है आपके पास कि जो ओरिजिनल मेरे पास सिस्टम है, अगर आप गौर से देखें उसके अंदर दो फंक्शंस थे, उसके अंदर दो फंक्शंस थे, x डॉट इक्वल टू एफ एक्स यू और y इक्वल टू एच एक्स। तो मेरे पास f और h, मेरे पास ये दो फंक्शंस थे, ठीक है, दोनों नॉन लीनियर फंक्शंस थे। जब मैं लीनियराइज करूंगा तो दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स में लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको कि ये मेरे पास f1 से लेके fn फंक्शंस है, f1 से लेके मेरे पास fn फंक्शंस है। मतलब ये कि x1 इज इक्वल टू f1 x1 डॉट, और यहाँ पे आपके पास x1 से लेके आपकी xn स्टेट्स उस पर डिपेंड कर सकता है, और आपके पास जो u's हैं u1 से um तक, इसी तरह करके आपके पास सारे फंक्शंस इसके बनेंगे xn डॉट fn। अच्छा, ये जो चीज आपके पास है n, क्योंकि आपके पास n स्टेट्स हैं इस वजह से n लिखा हुआ है, अगर m स्टेट्स होती तो m लिखा होता, तो ये बहुत मैटर करती है यहाँ पे चीजें। तो ये आपके पास इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स एंड द इनपुट्स, इस तरह करके आपके पास ये सारे फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट नोटेशन के अंदर लिखे हुए हैं। तो दिस इज ऑल द फंक्शंस। और h आपके पास जो है, अच्छा ये m नहीं हो सकता, ये hm इज रॉन्ग, शुड बी hp, क्योंकि ये आपके पास जो है, क्योंकि y इज इक्वल टू h x है, और y जो आपके पास है इज अ p डायमेंशनल वेक्टर, y इज अ p डायमेंशनल वेक्टर, तो आपके पास ये h1 से लेके hp तक होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या किया उसने, ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स, ये कैसे कंप्यूट करेंगे। तो डेल एफ बाय डेल एक्स, अब आपके पास f आप देखें, फंक्शन f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू x3 करते करते विद रिस्पेक्ट टू xn, the first function this one, so this complete row, ये आपके पास पहला जो फंक्शन f1 है उसके पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये सेकंड रो इसकी बनी, करते करते आपके पास n फंक्शंस है, तो दिस इज nth रो। तो ये आपके पास जो है fn का पार्शियल डेरिवेटिव विद ऑल द स्टेट वेरिएबल्स, तो दिस इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, which is the A matrix, which is the A matrix, ये del f by del x वाला ये A matrix कहलाता है। तो ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। फिर del f by del u, ये आपके पास क्या होगा, वो ये वाला मैट्रिक्स है कि जी फंक्शंस f1 से लेके fn तक, डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द u, तो ये आपके पास रिस्पेक्ट टू द u आ गया। तो u आपके पास कितने हैं, u1 से आपके पास um तक है, आगे इनपुट्स कितने हैं, because u is an element of Rm, तो आपके पास u1 u2 इससे आपका um तक। तो आपके पास यहां पर इसका डायमेंशन क्या होगा, इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं इसके अंदर, क्या ख्याल है, इसमें रोज कितनी है, n नंबर ऑफ rows रोज कॉलम्स है, n रोज है, n by m, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह डायमेंशन ये निकलते हैं। तो एग्जाम में या कभी भी असाइनमेंट में आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हो, डिफरेंट h हो, डिफरेंट यूज हो, तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन कितना बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये अंडरग्रेड नहीं है कि सिंपल 1x1 सिस्टम है तो आप इसको हैंडल कर लें। यू शुड बी नोइंग वेरी क्लियरली कि जी कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं, कितना मेरे पास सिस्टम के अंदर स्टेट्स हैं, तो किस तरह मैं डेरिवेटिव फॉर्म करूंगा। वी मूव ऑन, ये मेरे पास del h by del x, ये आपके पास ये C मैट्रिक्स था, जो C मैट्रिक्स मेरे पास है वो ये है। तो मेरे पास h कितने हैं, मेरे पास ये h1 से लेके मेरे पास hp तक, तो h1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3, xn तक। इसी तरह del h2 by del x1, del h2 by del x2, del h2 by del xn, तो ये मेरे पास p क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो मेरे पास ये तीनों मैट्रिक्स मेरे पास बन गए। नाउ आई हैव द A मैट्रिक्स
I have the B matrix and I have the C matrix. मेरे पास तीनों मैट्रिक्स आ गए, तो मेरा सिस्टम जो है, दिस इज अ लीनियर सिस्टम, रिमेंबर दिस इज अ लीनियर सिस्टम. तो मेरे पास एबीसी तीनों मैट्रिक्स आ गए, तो मैंने नॉन लीनियर सिस्टम को एट द ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने उसको लीनियराइज किया एंड आई गॉट दिस थिंग. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल. बस ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं. मेरे पास ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है. आप में से कौन मुझे बता सकता है कि हम क्यों इसको नॉन लीनियर सिस्टम कह रहे हैं? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? इसमें साइन कोसाइन फंक्शन इंक्लूड हुए हैं. ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो कम होते चले जाते हैं. आई स्टार्टेड विद 13, मेरे हिसाब से 12 पार्टिसिपेंट्स थे और अब सिर्फ 8 रह गए हैं. तो आई थिंक आई शुड टेक अ क्विज एज वेल नाउ. लेकिन अभी आज तो नहीं लेता, लेकिन अगले दफा से जो है ना फिर आई हैव टू टेक अ क्विज एट दिस पॉइंट एज वेल. ये आपके पास साइन और कोसाइन के कंपोनेंट्स की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द, मतलब ये कि ये डिवीजन और आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन, बहरहाल मतलब ये, लेकिन बेस सर वो जो आपने क्या चीज? सर वो जो आपने क्विज में क्वेश्चन मतलब वो जो आपने लिखा था सर, वो वाला नजर नहीं आ रहा. वो नजर क्यों आएगा? वो तो गुजर गया, तहरीम जमाना हुआ. नहीं 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 सर, मतलब वो स्लाइड्स में है मौजूद. हाँ हाँ सब कुछ है. चलिए सही है. ये हमारे पास दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम. क्या मैं कह सकता हूँ कि G इज डिवाइडेड बाय L, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर है, या G ओवर L मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से, इसकी वजह से नॉन लीनियर है, या साइन और कॉस की वजह से? इसका क्या रीजन है? सभी हैं सर. नहीं, G ओवर L जो है सर ना, साइन और कॉस मेन रोल प्ले कर रहे हैं इसमें. हाँ साइन और कॉस का मसला है, क्योंकि G आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर है, L भी पैरामीटर है, और वो डिवाइड होके इट अगेन गिव्स यू अ नंबर. ये इसका मसला नहीं है, ये साइन और कॉस का मसला है. उस वजह से आपके पास ये नॉन लीनियर सिस्टम बनता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये होता है, अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो स्टेट वेरिएबल्स, देन उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से या उस दो स्टेट वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो वो नॉन लीनियर बन जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइन और कॉस का फैक्टर है. अच्छा, यहाँ पे उसने अज्यूम किया कि आई हैव टू लीनियराइज दिस सिस्टम. तो लीनियराइज दिस सिस्टम का उसने कहा कि जी मैं इसके दो स्टेट वेरिएबल्स अज्यूम करता हूँ. पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस, ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे इसको दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. वो कैसे करूंगा? मैं इसके दो वेरिएबल्स अज्यूम करूंगा, एक x1 और एक मेरे पास x2. x1 को मैंने कहा थीटा और x2 मेरे पास थीटा डॉट है. तो थीटा तुम्हारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा डॉट तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई. ठीक है, ऑफ दिस पेंडुलम बॉब. ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. और y इक्वल टू x1, तो y इक्वल टू x1 का मतलब है कि जी जो थीटा जो है ना वो मेरा आउटपुट है, मतलब मेरा पेंडुलम बॉब जो है ना किस पोजीशन पे है, दैट इज माय आउटपुट व्हिच इज दिस वन. और मेरे पास x1 और x2 मेरे पास कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, और सेकंड आपके पास रेट ऑफ चेंज, मतलब ये कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी तेजी से ये राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है. तो ये दो मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं. अच्छा, यहां पर आपके पास क्या हुआ, fxu इज इक्वल टू, अब मेरे पास दो, मेरे पास यहां पर f बन गए. x1 इज इक्वल टू थीटा, x2 इज थीटा डॉट. व्हाट इज x1 डॉट? x1 डॉट इज थीटा डॉट विच इज इक्वल टू x2. तो वो इन्होंने यहां पे लिख दिया. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जी मेरे पास जो इक्वेशंस बनती चली जा रही हैं, x1 dot is x2. What is the second equation? x2 dot आपके पास क्या बनेगा? x2 dot डबल डॉट is theta double dot. What is theta double dot? गिवन Theta double dot is g over l sin theta. What is theta? x1 plus u cos x1. तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन गोज देयर, फर्स्ट इक्वेशन गोज देयर. तो ये मेरे पास fxu बन गए. ठीक है, fxu मेरे पास f1 और f2, ये ध्यान में रखना है कि भाई आपके पास द फर्स्ट वन इज f1 एंड द सेकंड इज f2.
अच्छा, उसके बाद जब आपके पास ये, और मेरे पास व्हाट इज एच एक्स इज x1, क्योंकि मेरे पास y इक्वल टू x1 था, तो मेरे पास y इक्वल टू एच एक्स है और वो मेरे पास x1 है। मैं कहता हूँ लेट सपोज आई वांट टू लीनियराइज दिस एट द ऑपरेटिंग पॉइंट 0 0, कि जब मेरे पास जो है ना थीटा भी 0 है मेरे पास, और मतलब एक्स नॉट मेरे पास जो है दैट इज द थीटा, एंड यू नॉट मेरे पास, यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, द फोर्स अप्लाइड ऑन द कार्ट which is also 0। मैं इस पॉइंट पे उसको लीनियराइज करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पर है, दिस इज एट द वर्टिकल पोजीशन, यहाँ पर है, और देयर इज नो फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द कार्ट, और मेरे पास दिस इज आल्सो 0 डिग्री, जिसको मैं अज्यूम करता हूँ 0, कि ये पॉजिटिव को मैं +90 और नेगेटिव को -90 अज्यूम करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको लीनियराइज करना है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव दिस मैट्रिक्स del f by f1 by del x1 और del f1 by del x2, तो ये मेरे पास क्या चीज है, लेट मी राइट दिस हियर। तो मेरे पास f1 हो गया x2, del f1 by del x1 इज 0, क्योंकि उसमें x1 का कंपोनेंट है ही नहीं, और del f1 by del x2 इज 1, क्योंकि वो आगे x2 था, तो this 0 goes there and this 1 goes here। What is f2? f2 is g over l sin x1 plus u cos x1, del f2 by del x1, ये आपके पास क्या होगा, g over l साइन का हो गया cos x1 प्लस, am I doing something wrong, u cos x1, ठीक है, प्लस u माइनस u, एक माइनस u साइन x1, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया, और मेरे पास del f2 by del x2 मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे 0। अब मेरे पास यहां पर क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास जो है ना, x की वैल्यू आई हैव टू ऑपरेट एट 0 0, तो मेरे पास क्या बनेगा, g over l cos of 0 माइनस u sin of 0, तो मेरे पास हो गया g over l 1 minus 0 which is g over l। ये g over l मेरे पास goes here, तो मेरे पास ये फंक्शंस उनके पार्शियल डेरिवेटिव, तो आई गॉट दिस मैट्रिक्स व्हिच इज द ए मैट्रिक्स, दिस इज द ए मैट्रिक्स। सिमिलरली यू विल कंप्यूट द बी मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो यहां पर। अगर ए मैट्रिक्स में ये दिस ए मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स द आइगन वैल्यूज, पोल्स, सारी इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी की सारी वहां से आती है ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम। नाउ आई हैव द बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स, अच्छा इसका डायमेंशन ये खुद आप लोग देखना, ये बहुत बेसिक बात है, बहुत दफा गुजर चुकी है कि यहाँ पर ये 2 क्रॉस 1 क्यों है, व्हाई दिस इज 2 क्रॉस 1, यू कैन डिटरमिन इट योरसेल्फ वेरी क्लियरली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, del f1 by del u, तो व्हाट इज f1, f1 मेरे पास जो है वो है x2, दिस इज 0, तो ये तुम्हारे पास 0 यहां पर आ गया। व्हाट इज f2, f2 मेरे पास जो है, f2 मेरे पास ये चीज है, तो del f2 by del u, तो यहां पे जब आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, लेट मी सॉल्व दिस वन। f2 is g over l sin of x1 plus u cos of x1, del f2 by del u is 0 plus this is 1 cos of x1, क्यों cos of x1 मतलब ये कि डेरिवेटिव इसका नहीं है, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ x1 नॉट ऑफ u, ठीक है। और यहां पे मेरे पास cos मतलब x1 आपके पास 0 होगा,
तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज cos ऑफ x1 इज 1 इज cos ऑफ 0 इज 1। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया, तो ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह मेरे पास सी मैट्रिक्स आएगा विच यू कैन कंप्यूट योरसेल्फ, कोई मसला नहीं है कि ये H से मैं कैसे बनाऊंगा। और फाइनली आई हैव माय कंप्लीट सिस्टम प्लस x डॉट, और मेरे पास दिस इज द A मैट्रिक्स प्लस the B matrix plus the C matrix। तो ये A B C आपके पास matrices आ गए आपके। तो ये मेरे पास I have converted a non-linear system into a linear system। तो यहाँ पर ये चीज जो है ना, ये एग्जाम्पल एंड होती है। उसके बाद एग्जाम्पल 19, do it yourself, this is from the Applavich कि एग्जाम्पल 19 को मैं इसको किस तरह जो है ना, this is your task, this is till here you have to solve this problem yourself। ठीक है, यहां तक हम इसको फिनिश करते हैं। अब इसमें से कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ लें। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो ये कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें अगर कोई बात हो वहाँ पूछ लेगा आप मुझसे, और कोई भी कंफ्यूजन हो उसमें तो यू कैन डेफिनेटली डिस्कस। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम।